हाय एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे इस नए क्लास में। दोस्तों, आज हम आपकी इस वीडियो में बताने वाले हैं कि जो हमारा केमिस्ट्री कक्षा 12 का जो बुक्स है, ठीक है, और वो केमिस्ट्री के जो 3 अध्याय है, तीसरा मतलब लेसन तीसरा जो है, उसमें से सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो आगे से बढ़ने से पहले हम आपको सबसे पहले एक चीज़ बताने ये वाले हैं। देखिए दोस्त, जब कोई भी जो हमारे क्लास का या हमारे जिला का, ठीक है, जो टॉपर होता है, वो क्या करता है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हल करता है। ठीक है, सबसे ज़रूरी चीज़ जो होता है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का हल करता है। और इसके बाद जो दूसरी बात हमारी ये है कि देखिए दोस्त, जो हमारे क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आता है, बात को ध्यान से समझना सिर्फ, ठीक है, बाकी हम सब कुछ बताएंगे। देखिए, जो क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो एक सब्जेक्ट से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वही आता है। ठीक है, अगर आप ये समझें कि हम सारा सब्जेक्ट का सारा टॉपिक पढ़कर जाएं तब जाकर हम अच्छा नंबर ला पाएँ, तो दोस्तों आप गलत सोच रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो भी टॉपिक इम्पोर्टेंट होता है लोग वही पढ़ कर जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको वही बताने वाले हैं कि अध्याय तीसरा जो होता है इसमें हम सभी सारा चीज़ ख़त्म करने वाले हैं। ठीक है, मतलब इस वीडियो को देखने के बाद आपको बिलियन के प्रकार और सांद्रता, ठीक है, इसको आपको नहीं देखना होगा दोस्त। और एक चीज़ इसमें मैं और आपको बता दूं कि जितना इम्पोर्टेंट ये सब्जेक्ट का चैप्टर है ना, तीसरा चैप्टर बिलियन के प्रकार एवं सांद्रता, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस सब्जेक्ट में कोई नहीं है, कोई भी चैप्टर नहीं है। ठीक है, सबसे ज़्यादा और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारा सब्जेक्ट का ये चैप्टर है, अध्याय तीसरा, चैप्टर तीसरा है बिलियन के प्रकार एवं सांद्रता, और चैप्टर हमारा सब्जेक्ट हमारा केमिस्ट्री है। ठीक है, ये तो आपको पता है। तो देखिए दोस्त, मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, मैं बता नहीं सकता। मेरे दोस्त एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इस चैप्टर में जितना टॉपिक पे मैं क्वेश्चन बताऊँगा, सारा का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इतना आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि जो भी क्वेश्चन पेपर में हमारा क्वेश्चन आता है हल करने के लिए, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही लाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोग यही समझ बूझ कर चलोगे ना, तब जाकर आप याद करोगे ना, तब आप अच्छे से परीक्षा को निकाल पाओगे। ठीक है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो याद करते नहीं, मतलब याद करने की कोशिश करते, उन्हें समझ नहीं आता कि कौन कौन सा याद करे, कौन कौन सा पढ़े। ठीक है, तो अगर आप समझ बूझ कर क्वेश्चन को याद करना स्टार्ट करोगे या याद करते रहोगे ना, तो आप लोग अच्छा नंबर ला पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ जो होता है वो समझना होता है कि हम कितना अच्छे से समझें, ताकि हम जो क्वेश्चन पढ़े हमारा क्वेश्चन फालतू न जाए, फालतू क्वेश्चन हम याद ना करें, ताकि वही पढ़े जो साला आ जाए, जिसका आने का चांस लगभग 99%, 90%, 80% रहता है, वही क्वेश्चन पढ़े। ठीक है, जब आप इस क्वेश्चन को फोकस देंगे ना, जो क्वेश्चन 80%, 70%, 90% आने की चांस रहता है, जब आप इन सब क्वेश्चन पर फोकस दोगे तो दोस्त सारा का सारा क्वेश्चन मैं इम्पोर्टेंट बताता हूँ। अगर आप सारा का सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट पढ़ोगे तो ये समझ लीजिए, जब आप परीक्षा में बैठने जाओगे ना, तो यार आप अच्छा नंबर लेकर आओगे हर एक सब्जेक्ट में। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं हम आगे। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना। आज हम समझ लीजिए इस चैप्टर में जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सारा का सारा क्वेश्चन हम हल करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, मैं आपको बता दिया दोस्तों। देखिए, जो हमारा 3 सब्जेक्ट होता है, सबसे पहले हम आपको ये बताने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, जो हमारे 3 सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का। मैं नहीं पढ़ाता भाई। ठीक है, यहाँ पर देखिए 3 सब्जेक्ट जो होता है, वो उसमें जो क्वेश्चन आता है, ज़्यादातर के क्वेश्चन हमारा 3 नंबर का, 4 नंबर का और 2 नंबर का आता है। इतना समझ लीजिए कि 3, 4 और 2, 4 तो कम आ जाता है, लेकिन 3 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन ज़्यादा देता है। और बायोलॉजी की अगर बात करें दोस्तों, तो बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा देता है, 3 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री, इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें 3 नंबर क्वेश्चन ज़्यादा देगा और 2 नंबर क्वेश्चन ज़्यादा देगा। ठीक है, तो आपको 3 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ना होगा। मैं आपको बता दिया 3 सब्जेक्ट में कौन कौन क्वेश्चन ज़्यादा देता है। तो हमारे इस चैनल पर दोस्तों हर एक सब्जेक्ट की तैयारी किया जाता है। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़िए, आराम से पढ़िए। और मैं बता दूं आपको, इस चैनल में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लाकर आपको देता हूं। ठीक है, जो कि आपका क्वेश्चन जो मैं पढ़ाता हूँ, ये क्वेश्चन लगभग आने का चांस रहता है पूरा। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हल करिए, याद करिए, समझिए, तब आप अच्छा से अच्छा नंबर ला पाओगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्त, वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आप लोग पूरा देखना। ठीक है,
यहाँ पर देखिए बिलियन के प्रकार एवं सांद्रता, ये क्या हमारे चैप्टर का नाम है तीसरा, ठीक है। यहाँ पर आगे चलते हैं, हम पहला क्वेश्चन आपको बहुविकल्पी बताते हैं जो हमारा 1 नंबर का आता है, ठीक है। तो हर एक सब्जेक्ट में, हर एक चैप्टर में आपको 10, 12, 15 बहुविकल्पी, जिसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोलते हैं, वो मैं बताता रहता हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत कोई ना हो। अगर आप लोग को बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया ताकि उसको भी आप लोग हल करके आओ, ठीक है। क्योंकि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है ये बहुविकल्पी का, वही मैं लेकर आता हूँ, ठीक है। तो अगर आप हर एक चैप्टर में 10-15 क्वेश्चन अगर बहुविकल्पी याद करते रहेंगे इम्पोर्टेंट ना, तो आपको मैं बता दूं क्वेश्चन जो होता है बहुविकल्पी पेपर में लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो आप लोग इसको रट्टा मार देना, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोग जैसे सामने पेपर आएगा वैसे आप लोग देखेंगे, उसके बाद टिक लगा देंगे, बस यही सही है, मैं यही पढ़ के आया हूँ, ठीक है। आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा, बस बहुविकल्पी को याद मत करना, रट्टा मारना, ठीक है। यहाँ पर देखिए बाकी जो 3 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन है वो सब याद करना पड़ेगा आपको, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। रट्टा मारोगे आप भूल जाओगे। इसको दोस्तों अगर आप रट्टा मार के जाओगे ना, फिर भी सामने आते ही आप लोग सही का निशान लगा दोगे, ठीक है। चलिए आज हम बता रहे हैं दोस्त, और चैनल पर नए दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक कर देना यार, बड़ी मेहनत से लिखा जाता है मेरे दोस्त, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, बिलियन होता है, ठीक है दोस्तों। इसी तरह आपसे क्वेश्चन पूछा है पेपर में कि बिलियन होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो किसमें होता है, यहाँ पर देखिए बिलियन मतलब इसका मतलब ये कि बिलियन किसमें होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण और संगत मिश्रण और असंगत मिश्रण। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो होता है पहला हमारा है, ठीक है। समांगी मिश्रण में बिलियन होता है। तो बिलियन किसमें पाया जाता है, समांगी मिश्रण में, ठीक है। ये आपको पता हो गया। अब आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्त, यहाँ पर देखिए ये बिलियन का वह घटक जिसकी मात्रा कम होती है क्या कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए वो घटक जिसकी मात्रा कम होती क्या कहलाता है। पहला क्या है, ए हमारा विलायक, दूसरा विलेय, सी क्या है बिलियन, और डी का है ये सभी। देखिए दोस्त एक चीज़ मैं आपको ये बता दूँ, ये चीज़ जो आप लोग देख रहे हैं ये सभी का मतलब, आप बहुत स्टूडेंट बहुत से बच्चे होते हैं जो समझते हैं सारा का सारा मतलब ठीक है यही सही होगा, सारा का सारा। तो कहीं कहीं सारा का सारा मतलब तीनों चीज़ सही रहता है, ठीक है। और कहीं कहीं क्या होता है, एक सही रहेगा बाकी सब गड़बड़ रहेगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करना पड़ेगा दोस्तों, पढ़कर जब जाओगे आप तभी आप सही का निशान लगा पाओगे, ठीक है। तो उसमें आपको यहाँ पर देखिए ये हमारा 30 बी वाला सही है, ठीक है। ये आपको सही का निशान लगाना पड़ेगा, वहाँ पर निशान मत लगाना नहीं दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। बस आप लोग को याद करना है कि इसे टिक लगा देना है, राइट। उसके बाद देखिए अब दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है। यहाँ पर देखिए वायु में जल वाष्प का मिश्रण किस प्रकार का विलयन होता है, ठीक है। यहाँ पर पूछा है कि वायु में जल वाष्प का मिश्रण किस प्रकार का विलयन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला जो ए है वो होता है ठोस विलयन, बी क्या है द्रव विलयन, सी क्या है गैसीय विलयन, और तीसरा मतलब डी क्या है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। मतलब इनमें से कोई नहीं मतलब कोई नहीं, ठीक है। तो आप लोग दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत मतलब जैसे यहाँ पर ये सभी है वैसे यहाँ पर इनमें से कोई नहीं भी होता है, ठीक है। तो आपको इसको समझना है, तो आपको लोग जब पढ़ कर जाएंगे तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो हमारा तीसरा सही है गैसीय विलयन, ठीक है, सी वाला। तो इसको आप लोग सही का निशान लगाइए, अपने प्रश्नोत्तर पेपर में कॉपी में लिखना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों निम्नलिखित में से किस गैसीय विलयनता द्रव विलायक में अधिक होती है। दोस्तों आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठना, सबसे पहले आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कॉपी पेन लेकर आप बैठेंगे तो लिखते चले जाएंगे, ठीक है। वीडियो को थोड़ा आराम देखिएगा, लिखते चले जाइएगा, रोक कर देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन आप पूरा देख के और पूरा लिखते चले जाइए, क्योंकि दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको छोड़ना मत, ठीक है। अगर आप छोड़ देंगे यही समझ लीजिए आप बहुत कुछ छोड़ देंगे, क्योंकि ये आपके सब्जेक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, जो आपका अध्याय है, लेसन है, तो यही है, ठीक है। इसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब 3-4 क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है, बाकी तो आपके हर एक सब्जेक्ट क्वेश्चन 1 नए 2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से किस गैस की विलेयता द्रव विलायक में अधिक होती है। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से किस गैस की विलेयता द्रव विलायक में अधिक होती है। तो इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा O2 गैस में कि Cl2 गैस में कि N2 गैस में CHCl गैस में। तो हमारा ऑप्शन सही है डी वाला, CHCl गैस में, ठीक है। HCl गैस में क्या होता है विलेयता द्रव विलायक में अधिक होती है, राइट। अब चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन।
यहाँ पर देखिए दोस्तों, विलायक की मोललता होती है कि नहीं होती, इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये आ भी सकता है, ठीक है, इसको जरूर याद करना है। देखिए विलयन की मोललता होती है, मतलब किस में होती है, भार बटे भार मात्रक या भार बटे आयतन मात्रक, आयतन बटे आयतन मात्रक या प्रतिशत सांद्रता, तो किस में होती है दोस्तों, यहाँ पर देखिए हमारा होता है कि बी, ठीक है, भार बटे आयतन मात्रक, तो ऑप्शन ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, राउल्ट का नियम संबंधित है, मतलब राउल्ट का नियम किस चीज़ से संबंधित है, ठीक है, राउल्ट का जो नियम है वो किससे संबंधित है। यहाँ पर देखिए राउल्ट का नियम क्वथनांक से संबंधित है कि हिमांक से संबंधित है कि वाष्प दाब से संबंधित है कि प्रासरण दाब से संबंधित है, ठीक है। तो आप लोग को ऐसे 4 ऑप्शन दिया जाएगा और उसमें सही होगा हमारा क्या, वाष्प दाब से संबंधित है, ठीक है, वाष्प दाब से, ठीक है। तो राउल्ट का नियम संबंधित है किससे, वाष्प दाब से, इसको आप लोग लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा 2 नंबर का, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है और इसमें मैं आपको ये चीज़ें बताने वाला हूँ कि लिखने का तरीका भी आपको बताऊँगा और याद करने का क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट मैं लेकर आया हूँ वो तो है ये है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जहाँ मैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न लिखा हूँ और 2 अंक, यहाँ पर 2 अंक आपको नहीं लिखना होगा, बस इतना ही लिखना होगा। उसके बाद जहाँ पर आपका ये प्रश्न है कि विलेय पदार्थ किसे कहते हैं, परिभाषा दीजिए, ये प्रश्न आपके पेपर में लिखा जाएगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर कैसे देना होगा, तो आपको जिस नंबर पर मतलब प्रश्न जो आपसे पूछा होगा उसी नंबर क्या लिखना होगा, प्रश्नोत्तर नंबर लिखना होगा, ठीक है, जैसे आप 10 में दिए थे। उसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर लिखने के बाद आपको यहाँ पर काले हेडिंग से अपना हेडिंग डालना होगा, क्या, विलेय पदार्थ, मतलब इसमें पूछा है कि विलेय पदार्थ किसे कहते हैं, परिभाषा दीजिए, एक परिभाषा देने के लिए पूछा है, ठीक है। तो आप लोग क्या करना होगा कि विलेय पदार्थ का एक हेडिंग लिखना होगा, उसके बाद नीचे स्केल से 2 पाई मारना होगा, ठीक है। उसके बाद फिर लिखना स्टार्ट करना होगा। यहाँ पर देखिए 2 लाइन का है कि विलयन में वह पदार्थ जो अपेक्षाकृत कम मात्रा में उपस्थित रहता है वह विलेय पदार्थ कहलाता है, ठीक। इसमें आपसे अगर आपसे पूछ लिया कि विलेय पदार्थ किसे कहते हैं तो आप लोग आराम बता दीजिएगा कि विलयन में वह पदार्थ जो अपेक्षाकृत कम मात्रा में उपस्थित रहता है वह विलेय पदार्थ कहलाता है, ठीक है दोस्त। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, विलायक किसे कहते हैं, ठीक है, विलायक किसे कहते हैं, इसको आप लोग पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों। विलायक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विलेय, विलायक और विलयन, ठीक है। यहाँ पर देखिए फिर आपको इसी तरह लिखना होगा, विलायक का हेडिंग डालना होगा, फिर लिखना होगा कि विलयन में वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है विलायक कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया, संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, ठीक है, संतृप्त विलयन किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर संतृप्त विलयन, फिर आपको हेडिंग डालना होगा और फिर लिखना स्टार्ट करना होगा। यहाँ पर देखिए स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो संतृप्त विलयन कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए फिर आपको दूसरे शब्दों में लिखना होगा कि संतृप्त विलयन वह विलयन है जिसमें किसी पदार्थ की ठोस व विलयन प्रभावस्था सम में हो, उसे क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए चीनी के संतृप्त विलयन में निम्न समय होता है, जैसे ठोसो चीनी, और उसके बाद आप लोग इसमें इक्वल करेंगे, जैसे मिलाएंगे दोनों को तो चीनी के संतृप्त विलयन निकल जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा 2 नंबर क्वेश्चन। अभी 2 नंबर क्वेश्चन और है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मोललता की परिभाषा दीजिए, इसकी बताइए मोललता मतलब क्या होता है, ठीक है दोस्तों। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना ज़्यादा मैं बोल दूँ उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मोललता, ठीक है। ये आपको 2 नंबर या 3 नंबर में आकर पूछता है, ठीक है। इसको आपको जरूर पढ़ना होगा, याद करना होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको इंपॉर्टेंट है, लेकिन जितना बार जैसे मैं बोल रहा हूँ उतना ही इंपॉर्टेंट समझिए इसको, ठीक है। क्योंकि मैं यार इस चीज़ के बारे में अच्छे से पता है मुझे, मैं पढ़ चुका हूँ, कई बार पढ़ा चुका हूँ, कई बार पेपर उठाकर देख लिया हूँ, बहुत बार आता है, ठीक है। मोललता के बारे में पूछता है, ठीक है। किसी विलायक के 100 ग्राम 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या क्या होती है, उस विलयन की मोललता कहलाती है। आप राइट इसी तरह आप लोग लिख सकते हैं, अगर आप इतना लिख देंगे तो समझ जाएगा जो कॉपी जांचने वाले एग्जामिनर होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हेडिंग डालना होगा इसी में, ठीक है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखना होगा, फिर हेडिंग डालकर विलयन की मोललता यम, ठीक है।
विलय की मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम होता है। ठीक है, मोललता की इकाई मोल किलोग्रामोन होता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, फिर आगे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न यहाँ पर देखिए, नॉर्मलता की परिभाषा दीजिए। विलयन की मोललता, नॉर्मलता, ये लोग आप लोग इस सब कुछ चीज़ को याद करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, विलयन के प्रति लीटर में उपस्थित विलय के ग्राम में तुल्यांकी भार की संख्या उसकी नॉर्मलता कहलाती है। इकाई ग्राम तुल्यांकी लीटर है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि मोल प्रभाज से आप क्या समझते हैं, समझाइए। मतलब मोल प्रभाज से आप क्या समझते हैं। पेपर में आपसे ऐसे पूछेगा कि मोल प्रभाज से आप क्या समझते हैं, समझाइए। तो आपको कैसे समझाना होगा, पहले आपको हेडिंग डालना होगा मोल प्रभाज। ठीक है, हेडिंग डालने के बाद फिर आपको यहीं पर लिखना होगा, एक विलयन में किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी के कुल मोलों की संख्या अनुपात के बराबर होता है। एक घटक का मोल प्रभाज क्या होता है, मोल प्रभाज होता है। ठीक है, तो आप लोग समझ में आ गया कि मोल प्रभाज किसे कहते हैं। इतना आपको लिखना पड़ेगा दोस्त। तो आप लोग को जो एग्जामिनर होगा बहुत अच्छी तरह समझ जाएगा कि लड़का पहले मूल प्रभाज डाला, उसके बाद इसके बारे में समझा दिया, इसको पूरा नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, आप लोग इसी तरह लिखना दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर का दोस्तों। इसमें एक और है, लास्ट क्वेश्चन 2 नंबर वाला। वाष्प दाब को परिभाषित कीजिए। ठीक है, आपसे पूछेगा वाष्प दाब किसे कहते हैं, आपको लिखना पड़ेगा कि वाष्प दाब किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको लिख कर रखा हूँ। यहाँ पर देखिए वाष्प दाब, आपको हेडिंग डालना होगा क्या, वाष्प दाब। ठीक है, किसी ताप पर द्रव तथा उसकी वाष्प के माध्यम सम की अवस्था में वाष्प का दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। इस तरह आपको दोस्तों हेडिंग डालना होगा, उसके बाद आपको लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको दिखाएंगे 3 नंबर वाला। अब पहले आपको देखिए, हम आपको समझने के लिए यहाँ पर दोस्तों हेडिंग डाल दिए हैं लघु उत्तरी प्रश्न 3 नंबर का। ठीक है, ताकि आप समझ जाएं। यहाँ पर देखिए 3 नंबर का दोस्तों, हम सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन लेकर आए हैं वो हमारा क्या है, जलीय जीव गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में क्यों होते हैं। ठीक है, जलीय जीव गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में क्यों होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है दोस्तों। फिर आपको हेडिंग डालना होगा क्या, जलीय जीव डालना होगा। उसके बाद क्या करना होगा, आपको इसके बारे में बताना होगा कि जल में ऑक्सीजन की विलेयता ताप में कमी से बढ़ती है, अतः निम्न ताप पर अधिक ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण जलीय जीव ठंडे जल में अधिक सहज होते हैं। राइट, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो आपको इतना याद करना होगा, जलीय जीव गर्म जल के बारे में अगर पूछेगा तो आपको बस यही लिख देना होगा। 3 नंबर का आप लोग पूरा मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, हेनरी का स्थिरांक, ये भी आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हेनरी स्थिरांक KH का क्या अभिप्राय होता है। ठीक है, हेनरी के बारे में पूछा है, हेनरी KH क्या है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हेनरी स्थिरांक आपको हेडिंग डालना होगा। फिर उसके बाद आपको इसके बारे में बताना होगा कि हेनरी नियतांक KH मान जितना अधिक होता है, द्रव में गैस जो हमारा द्रव होता है, ठीक है, जो द्रव में गैस की विलेयता उतनी ही कम होती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या लिखा है कि ठोसों कि द्रव में विलेयता को परिभाषित कीजिए एवं विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों का नाम दीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए ठोसों के द्रव में विलेयता। ठीक है, देखिए दोस्त यहाँ पर क्या बताया कि निश्चित ताप पर ठोस विलेय पदार्थ की ग्राम में वह अधिकतम मात्रा जो 100 ग्राम विलायक में घुल सके उस विलेय पदार्थ की विलेयता कहलाती है। ठीक है, आपको इतना लिखना होगा। हेडिंग क्या डालना होगा, हेडिंग आपको डालना होगा ठोसों की द्रव में विलेयता। ठीक है, उसके बाद आपको इतना लिखना होगा। फिर आगे क्या लिखना होगा आपको, यहाँ पर देखिए कि ठोस की विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। मतलब कौन कौन से कारक है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए ठोस विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, निम्नलिखित है, मतलब यहाँ पर उपस्थित है। यहाँ पर देखिए विलेय एवं विलायक की प्रकृति पहला कारक, दूसरा कारक क्या है, ताप का प्रभाव, तीसरा कारक क्या है, दाब के प्रभाव के कारण द्रव में गैस की विलेयता में कभी कमी आ जाती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, तीसरा कारक है।
तो आपको तीनों कारक मैं यहाँ पर लिख के दिखा दिया। आप 2 कारक या 3 कारक आपसे पूछ सकता है, आप लोग लिख सकते हैं, राइट। आपसे पूछेगा तो आपको 3 नंबर मिल जाएगा दोस्त, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्त, अब हमारा आता है कितना, 4 नंबर का। यहाँ पर देख लीजिए लघु उत्तरी प्रश्न हमारा कितने नंबर का, 4 नंबर का दोस्तों। यहाँ पर हेनरी के नियम की सीमाएं पूछा है, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखना होगा कि यह एक महत्वपूर्ण नियम है। क्या है, यह एक महत्वपूर्ण नियम है, हेनरी का नियम, ठीक है। परंतु यह केवल तभी लागू होता है जब, यहाँ पर देखिए तभी लागू होता है जब अधिक ना हो, ठीक है। जब दाब मतलब अधिक ना हो, ताप बहुत कम हो, गैस विलायक में बहुत कम विलेय हो, ठीक है। गैस की आणविक अवस्था द्रव व गैस दोनों अवस्थाओं में समान हो, तब क्या होता है कि हेनरी के नियम की सीमाएं काम करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए राउल्ट का नियम को परिभाषित कीजिए, उसका परिभाषा लिखिए, मतलब समझाइए अच्छी तरह से, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया दोस्तों, समझ लेना कि यहाँ पर देखिए प्रश्न हमारा क्या है कि राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए तथा उसकी मतलब समझाइए, रचनाएं लिखिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए उसको समझाने के लिए बोला है। यहाँ पर देखिए फिर आपको हेडिंग डालना होगा राउल्ट के वाष्प का अवनमन का नियम, ठीक है, अवनमन का नियम है। फिर आपको यहाँ पर लिखना होगा किसी निश्चित ताप विलयन में उपस्थित किसी वाष्पशील आवयवी घटक का आंशिक वाष्प दाब आवयवी घटक की मोल भिन्न के समानुपाती होता है, ठीक है। ये आपका है राउल्ट का नियम दोस्तों। राउल्ट का नियम आपको 3 नंबर में भी दे सकता है, 4 नंबर में भी दे सकता है, ठीक है, लेकिन 2 नंबर 1 नंबर में कभी नहीं देगा। और राउल्ट का नियम और मोललता, नॉर्मलता, ये सब जो मैं पढ़ाया आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्त। यहाँ पर देखिए राउल्ट के नियम की सीमाएं, ठीक है। यहाँ पर आपको मैं बता दूँ राउल्ट का नियम सीमाएं। पहला राउल्ट का नियम सीमाएं क्या है कि राउल्ट का नियम केवल अति तनु विलयनों के लिए लागू होता है। किसके लिए, अति तनु विलयनों के लिए लागू होता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए राउल्ट का नियम केवल अवाष्पशील विलेय से युक्त विलयनों के लिए लागू होता है। यदि विलेय वाष्पशील है तो यह वाष्प दाब को विलयन के वाष्प दाब से अधिक कर देगा, अतः यह वाष्प के अवनमन में विचलन उत्पन्न कर देगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है, राउल्ट का नियम, ठीक है दोस्तों। आपको इतना समझ में आ गया दोस्तों। अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 5 नंबर का। 5 नंबर में दोस्तों हम एक क्वेश्चन लेकर आए हैं, ठीक है, क्योंकि आपको बता दूँ इस चैप्टर में 2 नंबर 3 नंबर का ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, और इसमें हम 4 नंबर का 2 क्वेश्चन बताया और 5 नंबर का 1 क्वेश्चन बता रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें दिख रहा था वही मैं बताया हूँ आपको, ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ कौन ज़्यादा आता है कौन नहीं ज़्यादा आता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसका आने का चांस लगभग दोस्तों 80% रहता है, ठीक है। कभी कभी 4 नंबर में 5 नंबर में भी नहीं देता, क्योंकि 5 नंबर में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन देता है। अब यही समझ लीजिए 5 नंबर में आपको 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन देगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन 5 नंबर वाला कौन देगा, पूरे बुक में हर एक चैप्टर में 5 नंबर क्वेश्चन बहुत रहता है, आप लोग जानते हैं, लेकिन हमारे पेपर में क्या देगा, सिर्फ 3 क्वेश्चन देगा, जो कि 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन देगा जो सिर्फ 5 नंबर का आता है, ठीक है। तो आप समझ लीजिए पूरे बुक में से कहाँ से क्वेश्चन देगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग हर एक चैप्टर में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन मैं 5 नंबर का आपको बताता हूँ, वही पढ़ते चले जाइए। क्या पता आपका भाग्य चमक जाए, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, आप पढ़ कर जाएँ और आप लिख कर चले जाएंगे। 2 क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, अगर आप दोनों लिख के चले जाएंगे तो आपका 10 नंबर पहले ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहले मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर देखिए ठोसों के द्रव में विलेयता को परिभाषित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। यहाँ पर आपको हेडिंग डालना होगा क्या, ठोसों के द्रव में विलेयता, ठीक है, ठोसों की द्रव में विलेयता। यहाँ पर देखिए दोस्तों लिखना होगा कि ठोस पदार्थ की द्रव में विलेयता को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। किस प्रकार से, निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्त, निश्चित ताप पर ठोस विलेय पदार्थ की ग्राम, निश्चित ताप पर ठोस विलेय पदार्थ की ग्राम में वह अधिकतम मात्रा में जो 100 ग्राम विलायक में घुल सके, उस विलेय पदार्थ की
विलायक का कहलाती है। क्या कहलाती है? विलेयता कहलाती है। विलेयता, यहाँ पर ये दोस्तों विलेयता है, ठीक है, विलेयता कहलाती है। इसमें विलेयता की इकाई ग्राम 100 ग्राम विलायक होती है, ठीक है, जो इकाई ग्राम होती है वो 100 ग्राम विलायक होती है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है इसका, कि निश्चित ताप पर ठोस विलेय पदार्थ के मोलों की वह अधिकतम संख्या जो 1 लीटर विलयन में घुल सके उस विलेय पदार्थ की विलेयता कहलाती है। इसमें विलेयता की इकाई मोल लीटर होती है। इस प्रकार के विलयन को संतृप्त विलयन भी कहते हैं। मतलब इस प्रकार के विलयन को क्या कहते हैं? संतृप्त विलयन भी कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग आराम से लिखना दोस्तों। और मैं आपको पहले बता दिया दोस्तों, बड़ी मेहनत से क्वेश्चन लेकर आता हूं दोस्तों। आप लोग को बता दूं, खोजना पड़ता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, छांट कर लिखना पड़ता है, जो कि आने का चांस रहता है, ठीक है। बहुत क्वेश्चन पेपर मिलाता हूं दोस्तों, जो ज़्यादा करके आता है वही मैं लेकर आता हूं, ठीक है। आप लोग पढ़िए आराम से। मैं जहाँ लगभग 1.5 साल से पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, पता है कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा आता है, ठीक है। मैं कई पेपर उठाकर देखा हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ दोस्तों। आप लोग में जो मैं बता रहा हूँ बस उसी को आपको पढ़ना है, ठीक है। बाकी आप इधर उधर मत जाए। आप अगर कोचिंग भी कहीं नहीं करेंगे ना, तो आप लोग अच्छे से अच्छा नंबर लेकर आएंगे, ठीक है। बस इसी को पढ़िए दोस्त। और चैनल पर नए चैनल चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक कर देना यार, क्योंकि बहुत मेहनत से लिखा जाता है मेरे दोस्त, ठीक है। आप लाइक करते रहते हो, कमेंट करते रहते हो, मैं मोटिवेट होता रहता हूँ, ठीक है। तो आप लोग बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन लाता रहता हूँ। फिर मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।